जी जी सबा। जी। स्टार्ट। हाँ स्टार्ट जी करो, जी। टाइम भी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबा है। मैं आपके हमल के मुताबिक कुछ सवालात करूंगी आपसे, उसके साथ आपके पेट का और आपकी छाती का मुआयना भी करूंगी। आप इजाज़त देती हैं? जी जी। आपका नाम जी क्या है? डॉक्टर। सीमा। सीमा। आपके शौहर का नाम क्या है? अशफाक। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है। अच्छा। आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 7 साल हो गए डॉक्टर। 7 साल हो गए। आपकी शादी खानदान में हुई है? नहीं नहीं, खानदान में नहीं हुई, बाहर हुई है। खानदान में नहीं हुई है। आपकी तालीम कितनी है? कुछ पढ़ी नहीं लिखी पढ़ी है? डॉक्टर। नहीं कुरान नहीं। पाक पढ़ लेती हैं? जी जी, पढ़ लेती हूँ। सही। ये आपका पहला बच्चा है? नहीं, पहले मेरा एक बच्चा है। पहले एक बच्चा है। सही। उस बच्चे की उम्र कितनी है? उस बच्चे की उम्र 4 साल है। सही। वो बच्चा नॉर्मल हुआ था? जी जी डॉक्टर, नॉर्मल हुआ था। सही। आप कहाँ रहती हैं? मैं लाड़काना में रहती हूँ डॉक्टर। लड़काना में। आप कोई काम करती हैं या घर पे होती हैं? घर में होती हूँ डॉक्टर। ठीक। यहाँ कब से दाखिल हुई हैं? यहाँ मुझे 1-2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं। ठीक। ओपीडी से आई थी या इमरजेंसी से आई थी? ओपीडी से आई थी डॉक्टर। ओपीडी से। आपको आखिरी बार मवारी कब आई थी? तकरीबन डॉक्टर अगस्त का महीना था, 25, हाँ 25 तारीख थी शायद, हाँ अगस्त में। अच्छा, आपको ठीक से याद है अपनी तारीख? हाँ जी, मैंने लिख ली थी डॉक्टर। अच्छा। माहवारी बाकायदगी से आती है? जी जी, बाकायदे से आती अच्छा। ठीक। आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है? है। हाँ डॉक्टर, ब्लड ग्रुप याद नहीं मुझे। अच्छा, कभी चेक नहीं करवाया? हाँ करवाती तो हूँ चेक, पर मुझे याद नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप किस तकलीफ से दाखिल हुई हैं? हाँ मैंने डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा सही नहीं है आपका। अच्छा, बच्चा सही नहीं है? क्या क्या बताया था? क्या सही नहीं बना है? कह रहे थे कि बच्चे का सर बड़ा हुआ है और सर में पानी बताया था बच्चे का। अच्छा, सही। उसके अलावा कोई तकलीफ थी? नहीं, उसके अलावा तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है आपका? मेरा नवा शायद अभी पूरा हुआ है, 8वां मेरा नवा शुरू हो गया है। अच्छा। ठीक है। हमल से पहले किसी डॉक्टर से मशवरा किया था आपने? नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं किया था। अच्छा। हमल खुद ही ठहरा था या कोई इलाज करवाया था? खुद ही ठहरा था डॉक्टर। किसी डॉक्टर के पास नाम लिखवाया था? नहीं नहीं, नाम नहीं लिखवाया डॉक्टर। आपको अच्छा। आपको कैसे पता चला हमल का? उल्टी मतली हुई थी या कोई पेशाब टेस्ट करवाया था? हाँ डॉक्टर, उल्टी मतली हुई थी तो मुझे लगा कि बस मुझे हमल ठहर गया है। उल्टी मतली ज्यादा तो नहीं थी कि उसके लिए कोई दवाई लेनी पड़े या फिर आपको अस्पताल जाना पड़े? नहीं नहीं, थोड़ी होती है बस, वो खुद ही सही हो जाती है, दवाई नहीं अच्छा। लेती। अम, कोई हाँ। शुरू शुरू के 3 महीनों में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था? नहीं नहीं, कोई नहीं करवाया डॉक्टर। अच्छा। कोई पेशाब खून का टेस्ट नहीं करवाया था? नहीं नहीं, मैं गई नहीं थी कहीं शुरू के 3 महीनों में। कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाया था? हाँ नहीं डॉक्टर, शुरू के 3 महीने में तो नहीं करवाया, बाद में करवाया था चेक। अच्छा। हमल के पहले 3 महीनों में आपने कोई पीली गोली ली थी फौलाद की? नहीं डॉक्टर, नहीं ली थी। अच्छा। अच्छा, पहले 3 महीनों में आपको कभी जुकाम बुखार या जिस्म पर दाने तो नहीं हुए थे? नहीं नहीं। अच्छा। कभी खून तो नहीं आया था या कभी पानी तो नहीं आया था? पानी तो नहीं आता था? नहीं नहीं अच्छा। ठीक है। अच्छा, आपको बच्चे की हरकत किस माह में महसूस हुई थी? डॉक्टर, चौथा चौथा महीना था, तो मुझे महसूस होती है चौथे महीने में हमेशा। अच्छा। सही। बच्चे की हरकत ठीक थी?
जी जी ठीक है, बच्चे की हालत सही है। अच्छा। अच्छा, 5वें महीने में जो बच्चे की बनावट के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो करवाया था आपने? हाँ डॉक्टर, ऐसे जो आम अल्ट्रासाउंड होता है वो करवाया था। अच्छा, उसमें क्या बताया था आपको अल्ट्रासाउंड में? बच्चा एक था? सही जी जी बच्चा सही, सही बना एक हुआ ही था? बचा। हाँ हाँ सही बच्चा बना सही हुआ। बना हुआ था? बच्चे को जी कोई सर का, गर्दन का, गुर्दों का या दिल का कोई नुक्स तो नहीं बताया था? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अच्छा। अवलनार भी ठीक थी अपनी जगह पे? जी जी डॉक्टर, ठीक सही। थी। अच- अच्छा। आपने उसके बाद कोई आपने कभी डॉक्टर को दिखाया, कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाया था आपने? हाँ डॉक्टर, ब्लड प्रेशर मेरा सही रहता है हमेशा। मैं गई थी दोबारा, 5 महीने पे भी चेक हुआ था मेरा। उसके अच्छा। बाद भी गई थी, सही रहता है। सही। कोई खून पेशाब का टेस्ट करवाया था? हाँ खून, डॉक्टर चेक किया था मेरा, डॉक्टर ने खून का टेस्ट, उसमें बताया था थोड़ा खून की कमी बताई थी। फिर मुझे उन्होंने गोलियां दी थी कितनी कमी खून की बताई कमी थी? के लिए। कुछ अंदाजा है, कुछ बताया था डॉक्टर ने कितनी कमी है खून की? ये डॉक्टर ने बताया था डॉक्टर, मुझे याद नहीं है कितना बताया था। अच्छा। जो दवाइयाँ दी थी वो उनका नाम याद है आपको? नहीं नहीं, दवाइयों का नाम भी याद नहीं डॉक्टर। कितनी बार खाती थी दिन में, या आपने कितने टाइम वो दवाइयाँ इस्तेमाल की? वो एक गोली दी थी मुझे रोजाना खाने के लिए, कहा था कि दूध के कितना साथ दूध के साथ खाने के लिए दी थी? नहीं लेनी, उन्होंने कहा था नहीं लेनी दूध के साथ। अच्छा। कितना अरसा खाई आपने वो दवाई? वो मैं खाती आई हूँ मुसलसल। अच्छा, ठीक है। चीनी पिला के आपको कोई टेस्ट तो नहीं करवाया था? नहीं डॉक्टर, ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं हुआ मेरा। अच्छा, आपको खून की कमी जो बताई थी रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने, तो उसके साथ आपको कोई सांस में तकलीफ या थकावट वगैरह महसूस होती थी? घर का काम आराम से कर लेती थी? डॉक्टर बस जैसे हमल में होता है ना, थोड़ी थकावट तो होती है, बाकी मैं काम तो मुझे करना पड़ता है, ज़ाहिर है घर का काम। अच्छा। आपको मट्टी या चावल खाने की कोई आदत तो नहीं है? नहीं नहीं। पेट से कीड़े तो नहीं आते? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं। हाथ पाँव सुन तो नहीं हो जाते कभी? नहीं डॉक्टर नहीं। मुंह में कभी छाले तो नहीं पड़े? नहीं। अच्छा, खाना ठीक से खाती हैं? खाने में क्या लेती हैं? सब्जियां ज्यादा लेती हैं या गोश्त फ्रूट सब खाती हैं? हाँ डॉक्टर, गोश्त भी खाते हैं, सब्जियां भी खाती हैं, दोनों खाती हूँ। अच्छा। गोश्त हफ्ते में कितनी बार खाती हैं? हफ्ते में एक दफा गोश्त खाती हूँ। अच्छा, उसमें कितनी बोटियां खाती हैं आप? एक बोटी खाती हूँ डॉक्टर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अमल के छठे या 7वें महीने में जो टीके लगते हैं आपने वो लगवाए थे? हाँ हाँ डॉक्टर, वो लगवाए थे मैंने, छठे महीने में लगवाया था। सही। अच्छा। आपका पेट आपकी हमल के मुताबिक ठीक से बढ़ रहा था? हाँ डॉक्टर, वो मेरा पेट वैसे तो सही बढ़ रहा था, लेकिन छठे महीने से मुझे महसूस हो रहा था कि पेट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। फिर उसके लिए उसके साथ आपको कोई पेशाब में जलन या कब्जी तो महसूस नहीं होती थी, या पेट से खून तो नहीं आता था? नहीं नहीं, बस थोड़ा पेट तकलीफ होती थी, उठने बैठने में मुझे तकलीफ हो रही है अभी भी, पहले भी होती थी सांस छठे तंग महीने से अच्छा, सांस तंग तो नहीं होता था? नहीं नहीं, सांस में तंग नहीं होता था। टांगों की रगें या टांगें सूज तो नहीं जाती थी? नहीं डॉक्टर। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आपने 8वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो आपने वो करवाया था? हाँ डॉक्टर, मैंने छठे महीने में भी करवाया था और 8वें महीने में भी करवाया था मैंने। तो उस डॉक्टर ने 7वें महीने करवाया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये पेट में आपके बच्चे का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बच्चे के सर में पानी भी बताया था डॉक्टर ने। सही। अच्छा, सिर्फ बच्चे के सर में पानी था और उसके अलावा बच्चे को कोई नुक्स तो नहीं था? नहीं, उसके जैसे अलावा दिल कोई का नुक्स नहीं था। अच्छा, जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में पानी तो नहीं था? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं था कुछ भी। अच्छा। आप अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करवाती आई हैं? जी जी डॉक्टर, ब्लड प्रेशर मेरा हमेशा सही रहता है।
आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं आता, या अचानक से हाथ पांव फूल तो नहीं जाते, या झटके तो नहीं हुए कभी? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने कभी कोई झटके की गोलियां तो नहीं ली? नहीं नहीं डॉक्टर। या या कभी कोई खून पतला करने वाली गोली तो नहीं ली पहले? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको पहले कभी बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसके सर में पानी हो, या सर ठीक से नहीं बना हुआ हो, या पीठ के रीढ़ की हड्डी में कोई गोला हो? हाँ डॉक्टर, मेरा एक बच्चा तो है घर में, वो सही ठीक है बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक बच्चा मेरा ज़ाया हो गया था 8वें महीने में। उसको भी सर में पानी बताया था डॉक्टर ने, और पानी पेट में बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। फिर वो 8वें महीने के अच्छा। डिलीवर हुआ था। हाँ। अच्छा, आपको खानदान में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो दिमागी तौर पे कमजोर हो, या खानदान में कोई ऐसा जुनियाती नुक्स, या कोई जी खानदान में हाँ कोई डॉक्टर। बीमारी तो नहीं? हाँ जी डॉक्टर, मेरी बहन को भी बच्चा एक दफ़ा ऐसे हुआ था। बच्चे के पेट में पानी था उनके में, और सर में भी पानी था। और मेरी अम्मी को भी एक दफ़ा हुआ था इस तरह का बच्चा। अच्छा, सही। अच्छा, आपने कभी आपको कभी कोई ऐसी कैंसर वाली कोई दवाइयाँ तो नहीं खाई, या कभी शुआओं के से आपका कोई शुआएं तो नहीं लगी आपको कभी? नहीं नहीं। नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमल के दौरान कभी आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं डॉक्टर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहले जो बच्चा आपको हुआ था, आपका जो पहला पहला बच्चा आपको हुआ था, वो शादी के कितने अर्से बाद हुआ था? वो डॉक्टर मुझे 2.5 साल बाद हुआ था, हमल ठहरा था। पहला बच्चा 2.5 साल बाद हुआ था? हाँ, ढाई ढाई साल बाद हमल ठहरा था। खुद ही हमल ठहरा था, या किसी कोई इलाज करवाया था? हाँ, मैं पहले करवा रही थी इलाज, लेकिन उससे तो नहीं हुआ था, फिर खुद ही हो गया था डॉक्टर। अच्छा, सही। जब आपको बच्चा हुआ तो आप बच्चे के लिए डॉक्टर के पास जाती थी, दिखाती थी बच्चे के लिए? हाँ हाँ, उसमें मैं दिखाती थी। अच्छा, हर उसके महीने साथ आप, ठीक, फौलाद की पीली गोली लेती थी? हाँ हाँ, ली थी मैंने उस दफा। सही। वो बच्चा पूरी मुद्दत पे पैदा हुआ था, बिल्कुल ठीक पैदा हुआ था? हाँ हाँ जी जी डॉक्टर, वो मेरा बच्चा जो है 4 साल का है, वो मेरा पूरी मुद्दत के साथ पैदा हुआ था, और सही था बिल्कुल। हमल के दौरान, या Time puro थियो डिलीवरी daw के sa ba? दौरान, या डिलीवरी के बाद? अच्छा, डिलीवरी के बाद कोई आपको तकलीफ तो नहीं हुई थी? Now your time is over, Jani. Yes, ma'am, हम्म। time over. So it's too much time. Okay, you have to continue your history for the discussion, but it's too much time. जी मैम। Continue. ठीक। अच्छा, जो दूसरा बच्चा आपको हेलो, हेलो। दूसरा बच्चा आपको कितने अरसे बाद पैदा हुआ था? दूसरे बच्चे को अभी मुझे 2 साल हो गए हैं डॉक्टर। अच्छा, उसमें जो आपका बच्चा जाया हो गया था, उसको 2 साल हुए हैं? जी जी। वो खुद ही हमल ठहरा था? हाँ हाँ, वो खुद ही ठहरा था डॉक्टर। उस हमल के साथ आप डॉक्टर को दिखाती थी, या फौलाद की पीली गोली लेती थी? नहीं डॉक्टर, उसमें मैंने देर से दिखाया था। मैंने शुरू के कब 3 महीने में दिखाया था दिखाया। हाँ। कब दिखाया था आपने डॉक्टर को? हाँ, मैंने डॉक्टर 6 महीने में पहली दफा दिखाया था, उसके बाद 8वें महीने में दिखाया था। अच्छा, आपको कब पता चला कि बच्चे के सर में पानी है? हाँ, उसमें मुझे 8वें महीने में डॉक्टर पता चला था। अभी 8वां महीना शुरू हुआ था तो पता चला था मुझे। अच्छा, फिर आपको डॉक्टर ने क्या बताया कि बच्चा मतलब बच्चे को जाया करवाने के लिए बताया था? हाँ, उन्होंने कहा था कि सर में पानी बहुत ज्यादा हो गया है, ये बच्चा आगे जो है सही नहीं होगा, दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे सही नहीं होगा, तो इससे बेहतर है कि आप जो है बच्चा जाया करवा दें। तो वो बच्चा कैसे जाया करवाया था, गोलियों के जरिए, या वो मुझे डॉक्टर, दर्द शुरू हुए थे, फिर मैं डॉक्टर ने मुझे कहा था उस वक्त जाया करवाने के लिए, फिर मैं घर घर चली गई थी। फिर 2 दिन बाद मुझे दर्द शुरू हो गए थे खुद ही। खुद ही फिर शुरू वहां हुए थे? डॉक्टर के पास गई। हाँ, उन्होंने कहा था कि बच्चे जाने का मुंह खुल गया है, और ड्रिप चलाई थी उन्होंने मुझे। अच्छा, फिर वो बच्चा आराम से पैदा हो गया था, मतलब कोई पेचीदगी तो नहीं हुई थी अमल के बाद, या हम? उसमें जो है उन्होंने
कहा था कि बच्चे का सर बड़ा है, कभी कह रहे थे ऑपरेशन करवाओ, कभी कह रहे थे ऑपरेशन के लिए हमने मना किया। फिर उन्होंने सर का पानी निकाला था बच्चे का। फिर जो है मुझे डिलीवरी तो हो गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा खून आया था उस वक्त, मुझे टाके भी लगे थे। सही। अच्छा अच्छा, पहले आप कभी अस्पताल में दाखिल तो नहीं हुई, या पहले कोई आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ? नहीं, बस डिलीवरी के वक्त होती हूँ, और कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ। अच्छा, उस डिलीवरी में आपका जो खून जाया हुआ था, उसमें आपको खून की कोई बोतल तो नहीं चढ़ाई थी? हाँ हाँ, खून की बोतल चढ़ाई थी, 2 थैलियां चढ़ाई थी मुझे। 2 थैलियां चढ़ाई थी, उससे आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, जैसे सांस फूलना, सांस में तकलीफ होना, या जिस्म पे कोई दाने निकलना? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। अच्छा, आपको माहवारी किस उम्र में आई थी? जैसे आती है डॉक्टर, 13 या 14 साल होंगे। कितने दिन आती थी? 3-4 दिन इस तरह होते थे। अच्छा। माहवारी के बाद कभी खून तो नहीं आया, या शौहर से मिलने के बाद कभी खून तो नहीं आया? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं। आपने कभी कोई वक्फा इस्तेमाल किया है? हाँ डॉक्टर, वक्फा में करती थी इस्तेमाल। कौन सा? गोलियां कभी लेती थी, हाँ। मुसलसल तो नहीं किया, इससे कभी कभी करती थी। अच्छा, कभी शीशी पानी का टेस्ट करवाया है? नहीं नहीं डॉक्टर। अच्छा, आपको खुदा न खास्ता कोई पान छाल या गुटखा या बीड़ी या हुक्का वगैरह की कोई आदत तो नहीं है? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं। नींद ठीक से आती है? भूख हाँ जी जी डॉक्टर, सही आती है। भूख भी ठीक से लगती है? हाँ हाँ डॉक्टर, सही लगती है वो। अच्छा, आपके खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या टीबी, दमा, अस्थमा या की कोई बीमारी तो नहीं है? या पहले कोई ऐसे बच्चे, मतलब बहन और अम्मी के अलावा किसी को कोई और जिन्याती नुक्स तो नहीं है? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शोहर दर्जी हैं। सही। दर्जी। आपका घर अपना है? जी जी, घर अपना है। गुजर सफर ठीक से हो जाता है? हाँ हाँ, सही होता है डॉक्टर, बस। अच्छा, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, जैसे किसी खाने की चीज से, या जैसे किसी प्लास्टिक की चीज से, या किसी दवाई से? नहीं डॉक्टर, मुझे मिट्टी से एलर्जी है, बाकी तो नहीं, दवाई वगैरह से तो नहीं है, खाने की चीज से भी नहीं है, मिट्टी से एलर्जी है। अच्छा, कोई दवाइयाँ तो इस्तेमाल नहीं की थी हमल के दौरान, या जैसे कोई एंटीबायोटिक हो, या जोड़ों के दर्द के लिए कोई दवाई हो, या झटके के लिए कोई दवाइयाँ हो? नहीं नहीं। नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं कंप्लीट थी गई। Okay. So what's time now? Rana, how much time she's taking? Hello? So it's too much time, Jani Sabha, it's too much time. जी मैम। जी मैम। You have to do the practice and try to finish it in 10 to 12 minutes. Even you have to finish in the 10 minutes, not more than 10 minutes. Too much जी time. जी मैम। जल्दी जल्दी क्वेश्चन जाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ। एग्जाम में बेल तक पहुंच जाए, आपका माइंड पूरा आपको रिवर्स माइंड में हो, लाइक कोई फायदा नहीं है, ना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब आप टाइम मैनेज नहीं करोगे। हर चीज आ रही है, ठीक है, मगर आप जब मैनेज नहीं करोगे टाइम को तो इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। तो दिस जी मैम। आल्सो फॉर द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, इट्स नॉट जी ओनली मैम। नॉलेज, जी जी मैम। skills of time management, your knowledge and your ठीक है मैम। skills. Right? जी। Okay. So, हेलो। investigation you want? Set the time for investigation, please. हेलो। हेलो, आवाज? मैम आवाज अच्छी थी? हाँ हाँ, तानी अच्छी थी। मैम थोड़ी सही है, थोड़ी इसमें कट थे भी। मैम हमारे इन्वेस्टिगेशंस। Yes. 6 minutes for investigation. Please start. जी मैम। Yes. Set the time. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक Yes, please. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो हर ब्लड ग्रुप। Okay.
Her blood group is A positive. A positive. CBC with date in which I would like to see her hemoglobin, platelet count, and total leukocyte count. HB is 8 grams. PLC 8 grams. 15,000. And 15,000. platelets are 140,000. 140,000. ठीक है. And her red cell indices in which I would like to see her MCV, MCH, and MCHC. All are reduced. And her peripheral smear in which I would like to see red cell morphology and abnormal cells like target cell, red cell size, and morphology. Okay. So red cell morphology shows microcytosis and endocytosis and quadrocytosis. Microcytosis. And serum ferritin? The ferritin is 15. 15. Her random blood sugar? Her random blood sugar is 150. 150. Okay. Her fasting blood sugar? Hello? 110. 110. OGTT if done? What you want to see in OGTT? Ma'am, her hello? Hello, I'm listening to you, Sabah. And your आवाज अच्छी तुम it. जी ma'am, OGTT if done, and I would like to see her fasting levels and Okay. Your fasting level is the 6. Fasting is 6. 6.4 and her random is 7.9. Random is 7.9. Acha. And her viral markers in which I would like to see hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and HIV. Hepatitis B surface antigen positive, HIV and HCV negative. And PCR if done? For what? PCR to see viral load. Of which viral load? Hepatitis B? B, yes ma'am. Okay, it's negative. Negative. Acha. And urine DR in which for urine DR for microscopy and biochemistry. In biochemistry for proteins, nitrite, and glucose. And on microscopy, red cell, pus cells, any bacteria, scars, and crystals. So nitrite positive, pus cells positive, bacteria positive, and glucose 1 plus, protein negative. Okay. Her dating scan in which I would like to see her crown rump length. Okay, and? Knuckle translucency. Okay. And anything else you want? No ma'am. These are normal, corresponding to their dates and Sorry. Her anomaly scan in which I would like to see any gross anomaly of head, neck, spine, GIT, renal, or cardiac anomaly, placenta localization, presenting part like a volume, place of ultrasound, seniority of sonologist, and expertise of sonologist. Okay, so it's done from some government hospital. And what it shows? Sorry? It shows. Ma'am, what does it show? Yes, it shows that some fluid in the ventricles. Ventricles are enlarged, and otherwise baby is okay. Okay. Her recent scan if done, in which I would like to see any. We will discuss. Hello. We will discuss this later on. Recent scan. Okay, ma'am. And her karyotyping, if it is done. We'll discuss this later on. Okay, ma'am. Ma'am, these are all investigations which. Have you finished? Ji, ma'am.
Okay. So what's time, Rizwana? Ma'am, one thing more, because she has nitrites and glucose positive, if I will want, I also want her urine culture for CS. Result is awaited. Okay, ma'am. Ma'am, 30 seconds time. Still time. So Sabha, it's your time. If you want to ask anything, it's your time. No, ma'am. Okay. So let's finish your time first, and then we have to go forward. Ma'am, should I present now? No, wait for your time. Wait for your time. एग्जाम में ऐसे नहीं करते. जी मैम. Wait for your जी time. मैम. Okay. Ma'am, Time over. time complete. Okay. Okay. जी Fine. ma'am. So Sabha, now you are जी मैम. section one with exam number one is solved. So Dr. Sab, could you summarize your case? Could you present in few lines of your case? My patient 35 years, gravida 3 para 2 plus 0, gravida 3 para 2 plus 0. She is having a anomalous baby. She presented here with complaint of increased water in the head of the baby, and with polyhydramnios, and distended abdomen, tense, distended and shiny. Fetal parts could not be palpable and assessed properly, and fetal hurts because and fetal heart sound could not be appreciated because fetus is So, palatable and fluid thrill is positive. Sabha, just a minute. This is your जी मैम. presentation time, not the discussion time. मैम तव्हां समरी चई न त उन जे हिसाब सां मां तव्हांखे. न समझो. You have to start with your history, presentation of history, your examination. 8 minutes. जी मैम मूंखे लॻो ओके मैम मां शुरू खां स्टार्ट थी कयां. हेलो. Yes, start. मैम Presentation of your 35 years. Okay, ma'am. 35 years, Seema, wife of Ishfaq, married since 7 years, non-consensuous marriage. She has not received any formal education. Gravida 3, para 2 plus 0, all SPDs. Her last baby born 2 years back, resident of Larkana, admitted here at Sheikh Zayed Women Hospital, Larkana, via OPD on 20th April 2020. Her LMP is 25 August 2019. Her period of gestation is 33 weeks, making her EDD 1st June 2020. Her blood group is A positive. She presented here with complaint of 9 months gestation amenorrhea, 8 months gestation amenorrhea, and increased water in baby head. According to my patient, she entered pregnancy without any preconception counseling. It was spontaneous pregnancy. She had overdue. Then she felt nausea, vomiting, which was not severe, and settled spontaneously. She did not confirm her pregnancy through pregnancy test or any dating scan. Neither she booked herself nor consulted to any doctor in the first trimester. She had no history of folic acid intake, no history of fever, flu, rash, bleeding, or any discharge in the first trimester. Did not had her BP checked nor any blood investigations in the first trimester. She had felt her fetal movements in the fourth month of her pregnancy. She had anomaly scan at 20th week of her pregnancy, which was corresponding to dates, and according to my patient, it was normal. There was single live fetus with no gross anomaly of head, neck, spine, limbs, GID, or cardiovascular system. There was water around the baby was also normal. Placenta was situated normal. She consulted to some local doctor where she got her BP checked, and according to my patient, which was also normal, she had some blood investigations done in which she was told that hemoglobin levels are reduced, but exact reading is not known to my patient. She was given some medication, most probably iron, but name of that medication is not known to my patient. She has no symptoms like lethargy, easy fatigability, difficulty in household chores, no history of pica, worm infestation, numbness, or mouth in ulcers. She takes regular diet of 3 meals in which she contains vegetables but no fruits or rarely meat. And in 6 months of her pregnancy, no, in 6 months of she had also TT vaccination done in 6 months. In 6 months of pregnancy, my patient started noticing her abdomen growth is more than a period of gestation, but she visited doctor in 8 months of the pregnancy because of heartburn, discomfort, constipation. Later, her scan was done at 32 weeks, in which she was told that increased water in baby head and grossly increased amount of liquor, but no gross fetal anomaly, no increase in
in water in other parts of the body, normal localization of placenta, and all her regular antenatal visits. My patient has checked her BP, which was normal, and she has no blurring of vision, sudden swelling of hands, feet, or fits. Her urine for proteinuria has never been done. In all her urine investigations, routine investigations, she has never been told that her blood sugar is raised. My patient has no personal or family history of diabetes. She has no history of her OGTT has never been done. She has no history of epilepsy or taking any anti-epileptic drugs, no anticoagulants. She has no history of previous anomalous babies or any baby with congenital anomalies. Her family history is positive. Sister has and mother had previous baby with the hydrocephalus, no history of exposure to the chemo radiation. My patient has no complaint of any bleeding, leaking, pain, or chest tightness. And in her OBS history, she is gravida 3 para 2 plus D0. She conceived 2.5 years of her marriage. After 2.5 years of her marriage, it was spontaneous and unplanned pregnancy. It was a spontaneous pregnancy. She had antenatal visits and took folic acid in that pregnancy. She had no antenatal, intrapartum, postpartum complications. She breastfed her child, and in second baby she conceived spontaneously after 1 year. But in that baby she had no antenatal visits or no folic acid intake. She was incidentally diagnosed on 8 months of her pregnancy that her baby has grossly increased liquor in her grossly increased water in baby's head, and she was offered termination of her pregnancy, but she refused. Then she spontaneously had labor pains, and she delivered at some hospital. And she then went into she her baby was developed uh, after doing several sentences, and she went into PPH. And she was transfused 2 pints of blood, no history of blood reaction. Gynae history, she is had amenorrhea at 13 years of age with regular cycles of 5 days, and no history of dysmenorrhea, post-coital intermenstrual bleeding. No couple never practiced any contraception. No history of pap smear. Personal history, no history of addiction of pan, chalia, gutka, bidi, smoking. Her hepatitis is good and bowel habits normal. Sleep is also good. Family history, she has only family history of hydrocephalus baby in her mother and sister. No history of diabetes, hypertension, TB, asthma, or any other hereditary disease. So her husband is a tailor. She has an own house. He is the only earning member. Basic necessities of life are met easily. She has no history of allergy to any food, drug, or except she has dust allergy. She has no drug history of any anti-epileptic drugs any drugs for joint pain or any anticoagulants. On examination, my patient 35 years age, BMI 26 kg per meter square, well oriented time place person. Her vitals are BP 120 by 80 millimeter of mercury, pulse 76 beats per minute, temperature afebrile right now, and respiratory rate 22 breaths per minute. On general physical examination, she has some pillar, no jaundice, clubbing, cyanosis, edema, or no prominent leg veins, thyroid not enlarged, no palpable lymph node. On chest examination, normal vesicular breathing, no wheeze or craps, S1, S2 audible, no added sound. On per abdominal examination inspection, she has grossly distended, tense, and shiny umbilicus, centrally placed averted margins, no prominent V's pulsation scar, and nil orifices are intact. On palpation, symphysiofundal height is 40 centimeter, which is more than her gestation age, and fetal parts are palatable. I could not assess fetal lie or presenting part. Fetal heart sounds could not be appreciated due to unstable lie. Fluid is positive. And on her investigations, her blood group is A positive. CBC is ma'am investigations में बुधाया नहीं मैंने. No. Have you finished? Time over, ma'am. जी मैम. जी मैम. So you have finished? Time over. Okay, fine. So, Asaba, you missed the breast examination. मैम आप नमूद था शायद. जी मैम मिस थी वो. And just say all accessory lymph nodes are not palpable. जी मैम. So, Dr. Saab, this is your discussion time. What you say? जी मैम. Summarize in 2 lines. What's your case? Just in 2 lines. मैम
Ma'am, my patient is 35 years, gravida 3, para 2 plus 0, non-cousinous marriage. She has 8-month pregnancy, iron deficiency anemia, polyhydramnios, and abnormal fetus with abdominal distension, and fetal pods cannot be palpated properly. Fetal heart sounds not appreciated. Fluid thrill is positive. Okay. So what is your diagnosis? Ma'am, my diagnosis is 30. Hello? I'm listening you. Hello. जी मैम, my diagnosis is 34 weeks gestation amenorrhea, polyhydramnios, and gross polyhydramnios and gross hydrocephalus. She has also iron deficiency anemia. She is hepatitis B surface antigen positive, and also she has जी मैम, she has also UTI, and Okay. Okay. So how you say that she is in a hydrocephalus? oh ma'am, How you say sorry, first of all, grossly hydrocephalus? I will जी मैम, I would like to see her missing investigations. Okay. So I forgot to ask. You told me that your diagnosis is gross hydrocephalus without any investigations. How you justified this? Oh ma'am, sorry ma'am, I forgot to ask the remaining investigations. Okay. Okay. Fine. So we will discuss the remaining investigation later on. What is your diagnosis on the basis of history, examination, and on the basis of the present investigation? The result of present investigation. Ma'am, on the basis of my examination, history and examination, it looks like to be as my patient has hugely distended abdomen. She's having polyhydramnios, and she has also a history of hydrocephalus previously in her mother, in herself, in her mother, and her sister as well. So it looks like to be she's also having hydrocephalus, and along with that, she is also having iron deficiency anemia, UTI, and she's also hepatitis B surface antigen Okay. positive. So what do you think? Does hydrocephalus running in your in families? Ma'am, if its cause is chromosomal, then it can run in family. Okay. So what type It of can be recurrent. anomalies are associated with the hydrocephalus? Ma'am, like Dandy-Walker syndrome, and it You know, which and ma'am, there are some autosomal and some recessive conditions, like some X-linked conditions and some dominant condition, some uh, and as the Dandy-Walker syndrome is autosomal recessive condition, so it can run in families. okay. So which chromosomal abnormality is associated with the hydrocephalus? You said that. Ma'am, ma'am, some X-linked disorders like congenital cerebral agenesis, uh, that is also associated with hydrocephalus, as her mother and sister is also having that hydrocephalus, so it might be possible that she might having any X-linked condition. Okay. So did you ask about the sex of a previous baby which is affected if it is X-linked? No ma'am. Is it necessary? जी मैम. Give your history, family history. Did you ask the sex of the siblings in her family? No ma'am. Okay. So in which sex it is common? Uh, Ma'am, if it is X-linked, then it is most likely to be in male babies because Okay. Okay, fine. So what do you think? Apart from this genetic problems, any other cause of hydrocephalus in your patient? in my patient. In your patient, what is the cause of hydrocephalus in your patient? Ma'am, anemia, no. Does anemia cause the hydrocephalus? No, no, ma'am. Okay. So what's the cause?
Ma'am, it can be infection because she's also having UTI, but she has no history of any fever, flu and rash in the first trimester. So But currently she's having UTI. type of infection which lead to the hydrocephalus? Hello? Hello, what type of the infection lead to the hydrocephalus? Ma'am, cytomegalovirus and syphilis, and my patient also is having polyhydramnios, and her blood sugars are also raised. Most likely, she can be having a diabetes. Okay, so the patient also may be having a diabetes. Okay, fine. So you said that syphilis and the CMV virus can lead to the hydrocephalus. How will, what are the other infections which can lead to the hydrocephalus? Ma'am, parvovirus and ma'am, these are all syphilis, cytomegalo, and parvo. These are all infections. Okay, okay, fine. So And ma'am, viral hepatitis also. And my patients also having hepatitis B surface antigen positive. do you think that hepatitis B is responsible for hydrocephalus? No, ma'am, not in my patient because she's also having other risk factors as well. Okay, okay, fine. So, what do you think? How will you rule out whether your patient is infections responsible for the hydrocephalus? Ma'am, I will do her torch profile. Okay, what do you mean by torch? Ma'am, it is matlab group of investigations to rule out some. It is a group of investigations that is needed to rule out some organisms that cause the infections like toxoplasmosis and rubella, cytomegalovirus, and And okay, apart from the torch infection, any other investigation would you like to rule out the cause of infective cause? ma'am, her urine culture, So, but that will not tell me about the what organism. her urine infection is responsible for her hydrocephalus? No, ma'am, not exactly because we don't know. It is also because UTI is also common in pregnancy and along with diabetes as well. Listen this. What is commonest cause of UTI? Diabetes, Sorry, what is commonest? ma'am, diabetes, ma'am. Hello, Hello, I'm listening. What is commonest cause जी जी of ma'am, UTI? What is commonest cause of UTI? ma'am, E. coli. Okay. So do you think that E. coli is responsible for hydrocephalus? No, ma'am, Why you asking repeatedly for the UTI? We are discussing the cause of hydrocephalus in your case. And how will you rule out? जी ma'am, Okay, fine. Apart from these infections, would you like to do any other investigations to confirm? ma'am, her karyotyping, Okay, okay, fine. Okay, fine. So what you see in the karyotyping, ma'am, any chromosomal anomaly, how will you do it? ma'am, it is done, ma'am, via amniocentesis. Okay. Did you ask from patient any No, ma'am, of the amniocentesis? no, ma'am. Is necessary to ask? जी जी ma'am, it was necessary to ask. So did you ask in your investigations? Hello, Hello. So did you ask in your जी investigation? ma'am. No, ma'am, I asked in investigations about karyotyping, but not amniocentesis if done. Fine. Okay, fine. So how will you rule out this starch? By which method you will rule out this viral infections? Ma'am, I don't know about that. Sorry, ma'am. Okay, fine. Okay. So, Dr. Saab, apart from this, what's your differential diagnosis? Ma'am,
My differential diagnosis is she's having polyhydro. No, that is the diagnosis. She can be having multiple pregnancy, but she can also be having fetal macrosomia, Okay. and Mm-hmm. then can any fibroid or ovarian mass, Fibroid or ovarian mass. Okay. which may cause ascites, especially for fibroid ovarian mass, which may be causing ascites and huge abdominal distension. Okay. Anything else? No, ma'am. Okay. Okay, fine. So, Dr. Saab, how will you diagnose the hydrocele clinically? Clinically, Is on examination, apart from the history and examination, what points you will do in examination which are necessary for examination that indicate that this patient is an hydrocephalus on per abdominal. ma'am, size, What you don't know about her man, ultrasound, huh? You don't know about her ultrasound and you are doing her examination. So how will you? जी मैम, Uh-huh. present I on physical examination, I would see her on palpation. I will see her presenting part, in which I will try to assess the size of head. Uh-huh. Ma'am, Okay. 11 minutes over. 11 minutes over. Okay, next in 11 minutes, please. Okay. Okay, Dr. Saab, how will you manage this case now? Ma'am, I will ma'am, ultrasound. Okay. So you want the ultrasound? What you want to see in the ultrasound? Ma'am, in ultrasound, I want to see her cortical ventricular diameter and cortical thickness. Ventricular diameter or जी atrium मैम. diameter? Atrium of the ventricle. Ma'am, atrium of the ventricle. Okay. So it is 15. It's 15. Okay. And her cortical thickness? 15 mm. Her cortical thickness is less than 10 mm. Sorry, Okay. Her AF, just about. It's more than 15 mm and cortical thickness ma'am. less than 10 mm. Okay, ma'am. And her AFI? Her AFI is 20, more than 25. More than 25. Okay. Any other gross anomaly in the baby? Like that of head, neck, spine, cardiovascular, or any GIT? It's not clear. It's not clear in this ultrasound. Not written. Okay, ma'am. Anything else? No, ma'am. Ma'am, in for management, ma'am, our management, I should tell management now. Time. This is your management time. जी मैम. Ma'am, I will approach my patient sympathetically, tell her about the diagnosis and prognosis of the condition, that my patient is having severe hydrocephalus, and severe hydrocephalus along with the polyhydramnios, but it is not associated with any other anomalies. It carries a bad prognosis, so How, she might need termination of. how you say that it's not associated with any other abdominal? Ma'am, you told that it's not clear. It's not written in the ultrasound, but I don't Okay, ma'am. tell you that it's not associated with any other abnormality. Okay, ma'am, whether associated or not with other anomalies, but itself hydrocephalus is huge or severe, so it itself is a Mm-hmm. so baby will be having a poor chances, matlab, in future, if this baby is pregnancy, if we prolong the pregnancy, baby is having poor mental development or motor and sensory loss and other problems as well. So, Okay.
So I would like to offer her. I will involve multidisciplinary team and offer my patient the termination of pregnancy, Okay. So you would keeping her. okay. So you will offer her the termination of pregnancy. Now you will do her termination of the pregnancy. How will I? How No, termination of the pregnancy I will do? termination of the pregnancy. मैम आवाज उधर में ना आयो. Beta, you are deciding हेलो. the termination of the pregnancy. जी जी मैम. Okay. So how will you terminate her and when you terminate her? Ma'am, I will tell her the different options of termination of pregnancy. That these are the mechanical, medical, and surgical. And but for my patient, I will tell her that it is more suitable for her to go for the medical termination of the pregnancy. And but depending upon her wish, whether she wants to have a termination of pregnancy or not, or she wants to continue the pregnancy. But if she wants termination of pregnancy, I will admit, as my patient is admitted, I will start her induction with prostaglandin E2 from in the early morning. That is 3 milligram. I will keep her in the posterior fornix of vagina, and then I will Mm-hmm. Yes. hello. Carry on. Then I will wait for. Carry on. अच्छा before जी मैम, before going for the termination, I will assess her bishop score, and after giving the prostaglandin E2, I will again check her for the dilatation of cervix, and if and she might need the repeated dose of prostaglandin E2, When you have and once. when you repeat the dose. Ma'am, after 3 hours, if there is no adequate dilatation of the cervix, or 6 hours. Okay. Okay. So after 6 hours, you have repeat the dose. Then Ma'am, if once the labor is established, I will augment the labor and with Cinto, and at the full dilatation of the cervix, what is I it? will do controlled DRN. What do you mean by Synto? Ma'am, oxytocin. Okay. So how many units you have to use for augmentation? Ma'am, 5 units. Okay. Okay. So suppose now she's 8 centimeter dilated. Ma'am, then I will do her controlled ARM, and then I will also do her cephalocent. Once the baby's vagina cervix is fully dilated, I will also arrange for her the cephalocentesis, in which I will use the 14 to 13 to 14 gauge spinal needle for the uh, Mm-hmm. for the drainage of amniotic fluid, for the drainage of cerebrospinal fluid. So as the head shrinks down, then it will be easy for delivery. So what precautions would you do during her Ma'am, during her. Kepler synthesis? You are doing the Kepler synthesis, no? जी मैम. Okay, what precautions would you like to do before Kepler synthesis? Ma'am, precautions of cephalocentesis. Before Kepler synthesis, what precautions would you do? Ma'am, I don't know. Okay. Okay, so what are the complications of Kepler synthesis? Ma'am, complications of cephalocentesis can be infection, early fetal demise, and because my patient is having a live baby, so if we'll go through the cephalocentesis, she might be having an early fetal demise. Okay. Any other complications? Infection, Kepler Um, anything else? no, ma'am. No, Okay. ma'am. Okay. So in spite of the Kepler synthesis, there is no progress. The baby is stuck at 8 centimeter.
then she might need the cesarean section. Okay. So she would end up into the cesarean section. How will you deliver the baby during cesarean section? Ma'am, in the same manner that ma'am, cephalocentesis, we have already done it. That uh, I will arrange the OT and inform the anesthetist and mm, Mm-hmm. and then open the patient with lower segment cesarean or lower segment incision and um, और क्या करोगी? What complications you might anticipate during her seizure while doing the delivering the hydrocephalus baby? ma'am, she might be having chances of ma'am. Uh, she might be having a risk of tears, excessive bleeding, and Oh, uterine atony. mhm. Okay. Anything else? Anything else? She mm, ma'am, she no ma'am. Okay. Okay, fine. So suppose you are delivering the fetus now. What should you do next after delivery of the baby? Ma'am, I will after delivery of baby, as I need the multidisciplinary team. I will involve the neonatologist. I will tell the mother about the prognosis and ask the pediatric neurosurgeon as well to tell about and neonatologist to tell about the prognosis of the baby and if the baby is alive, I will see her. I will go for the fetal MRI as well and do the fetal karyotyping as well. So do you want to see the fetal MRI? Why? Ma'am, apart from the chromosome anomalies, some CNS tumors may also cause hydrocephalus. So it might be possible that baby might be having any the CNS tumor What that may is be called causing hydrocephalus. congenital tumors? Congenital CNS जी tumor. मैम Which type? जी मैम I don't remember name. If you don't remember, you don't ask in the exam, जी मैम right? And fetal MRI is not जी जी मैम only the postnatal, but you can do it in antenatal period. Ma'am, I was confused in that case whether we should do it antenatally or postnatally. You can do it antenatally. Sometimes some abnormalities of the brain which are not detected by ultrasound, they are detected by MRI, fetal MRI. And even you can do the fetal echo because some cardiac abnormalities are not detected by anomaly scale. जी मैम Time over, ma'am. Okay, so Sabha, your time is over. You are good in history taking examination and even you are good in the justification of investigations, but you have to manage the case properly, right? So I'll give the जी मैम feedback now. So in the history, your history is very good, okay, but इनिशियली जो आपने उससे पूछा था इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कि आप क्यों दाखिल हुई हैं, ऐसे ही पूछा था ना? जी मैम ऐसे पूछने जी जी से मैम आप क्यों दाखिल हुई है नहीं, आपको कितने महीने का हमल है और डॉक्टर ने आपको क्यों दाखिल किया है, ठीक है? ओके मैम और आप किस मसले के साथ दाखिल हुई है, ठीक है? उसके बाद आपने सारी चीजें जी मैम ठीक है, आपने उससे पूछा था जी जो फ्लू लाइक सिम्टम्स के लिए कोई नज़ला जुकाम तो नहीं है, तो नॉट ओनली द नज़ला जुकाम बुखार या हड्डों जोड़ों में दर्द या जिस्म पे कोई ओके मैम रेड किस्म के दाने तो नहीं थे, ठीक है? जी जी निशान मैम ये आपको देंगे जी कि मैम आप थे, ठीक है? ओके, सो जी जी मैम आफ्टर दैट आपने जब ये पूछा था उससे एक लाइकर, हम बार-बार उससे पूछ रहे थे ना, लाइकर नहीं, पानी, वाटर अराउंड द बेबी, पानी वाटर अराउंड द बेबी सेक। जी मैम ओके, सो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया आपने पूछ लिया था, आपने ऐसे पूछा था ओजीटीटी के लिए कि चीनी पिला के कोई टेस्ट किया था, चीनी पिला के तो कोई टेस्ट नहीं जी किया। मैम कौन सी चीनी नो पिला? मैम ग्लूकोज मैम ओजीटीटी ला पूछा नहीं है
ग्लूकोज पिलाते हैं ना बेटा, चीनी तो नहीं पिलाते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा जी मैम। जी मैम। तो इससे नहीं बोले ना, एग्जाम ना एकदम से अलर्ट हो जाता है कि चीनी पिला के कौन जी सा जी टेस्ट मैम। होता है। मैं खुद हैरान हो गई थी कि कौन सा टेस्ट होता है जो चीनी पिला के करते हैं, इससे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पिला के कोई टेस्ट तो ठीक है मैम। ठीक है। और आपने जब पूछा था कि आपको सातवें या छठे या सातवें महीने में जो टीके लगते हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं छठे या सातवें महीने में, तो पूछो बच्चे के जो हिफाजती टीके लगते हैं, जिसको हम हिफाजती टीके, अच्छा सही। ठीक है, वो जरूरी नहीं है छठे जी सातवें मैम। लगे। एज सून एज फर्स्ट कांटेक्ट आप फर्स्ट डोज तभी लगवाओगे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इन द सिक्स ठीक है मैम। so हिफाजती टीके। ओके ओके। सो आपने ये क्यों पूछा था कि झटकों की कोई गोलियां तो नहीं खाते हैं? शी डोंट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ द एपिलेप्सी। शी टोल्ड मैम अगर हिस्ट्री ना है तब वो न पूछाऊं। बेटा हिस्ट्री आई ही ना होने की एपिलेप्सी, आपको झटकों की कोई बीमारी तो नहीं है, कभी झटके तो नहीं लगे। जब उसने बोला ही नहीं तो फिर गोलियां पूछने का फायदा। ठीक है मैम। यू वांट टू रूल आउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स? जी मैम। ओके ओके। उसके बाद आपने क्या पूछा था? ओके फाइन। your history is too long, try to some brief your history and the investigations. Now coming to your examination, I told you what findings would like to see in the examination for the diagnosis of the hydrocephalus. ठीक है। आपने हिस्ट्री में और क्या पूछा था? आपने हिस्ट्री में तो और हर चीज तकरीबन सही पूछी थी पेशेंट को। हिस्ट्री में जो स्पेशली पूछना चाहिए था, सेंड वायरल इलनेस, एनी सिग्निफिकेंट मैटरनल ट्रॉमा, जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जो आपको मरीज ने बता दी थी, एंड प्रीवियस मैम ट्रॉमा जी थी। वो भी मरीज ने आपको बता दी थी, ठीक है। जी मैम। और fetal neonatal thrombocytopenia, that is also the one cause of hydrocephalus. जी मैम। तो ask in the history कि आपको जो मैम बच्चा हुआ था उसको कोई और बीमारी तो नहीं थी, खून जाने की बीमारी तो नहीं थी, ठीक है। सही। ओके, ये आपने जरूर पूछना था, राइट, क्योंकि ये काज है ना जी जी मैम। इसकी इसके काज जो है आपको जी जरूर मैम। करने। आपने बोला था कि सिफिलिस, सिफिलिस डज नॉट कॉज द हाइड्रोकेफेलस। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोकेफेलस आर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, पार्वोवायरस, CME and rubella. So you haven't asked in the examination about the rubella, about okay torch में rubella आ जाता है, CME and parvovirus. You haven't asked about the parvovirus. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ओके फेयर इनफ। जब आपके उसका पहला बच्चा पैदा हुआ तो आपको पूछना चाहिए था बेबी के खलियों का कोई टेस्ट करवाया था डॉक्टर ने? बेबी को खून जाने की जी मैम वो बीमारी भी थी, सही है। बच्चे को खून की कोई बीमारी तो नहीं थी, खून ना जमने की बीमारी हो, या बच्चे के खलियों के कोई टेस्ट करवाए थे? बच्चे को सिर्फ पानी जाता था या साथ में और भी कोई नुक्स था? ठीक है। और बच्चा लड़का था लड़की थी, क्योंकि सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। द एक्स लिंक्ड recessive disease that are common in the males especially. जी मैम। से ये आपने जरूर पूछनी थी। अच्छा, आपके खानदान में जो माँ को भी हुआ था, आपका जो वो भाई था, बहन था, या आपकी आंटी को जो हुआ था उसकी सेक्स क्या थी? क्योंकि दे आर रनिंग इन द फैमिलीज। जी जी मैम। Okay, so apart from this history and examination, when I ask you what findings you would suggest that she might have the hydrocephalus until unless you don't have the ultrasound report. कभी कभी ऐसे भी केसेस आते हैं ना, अनडायग्नोस्ड होते हैं और अल्ट्रासाउंड हम बाद में करवाते हैं, या लेबरिंग पेशेंट्स आते हैं। Must know what are the findings. The head is larger when you feel the engaging part that is not engaged, that is above the pelvic rim, and this is larger than normal size and it is higher up, and when you try to push it in the pelvis it's not go down, and fetal head sound are also higher up above the umbilicus, क्योंकि हेड ही इतना बड़ा है। मैम उनके मैसिव ग्रॉस मैम उनकी ग्रॉस पॉली भी त हुई पोइ उन में असांखे फीटल हर्ट Very साउंड्स। difficult in the massive gross poly to auscultate these, but head must be palpable, right? It's a large head. जी मैम जी। On the pervaginal examination, if the os is closed, it's very difficult to feel that. But sometimes the patients who are coming in the labor, so and the os is dilated, you will feel the gaping sutures and fontanelles.
they are gaping. Sutures are Yeah. widely gaping and cracking sensation when you are pressing the head. ठीक है, तो ये फाइंडिंग्स आपको एग्जामिनेशन मैम में आएंगी। और उसको पोली भी था, तो पोलीहाइड्रेनियास के जो सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मस्ट टेल टू पेशेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपकी आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन। इन्वेस्टिगेशन में आपने मुझसे पूछा था ब्लड ग्रुप, ओके फेयर इनफ, इट्स ए पॉजिटिव, and CBC. When I told you her platelets are 140, is it normal? नो मैम So reduced चाहिए था, clotting profile. I was supposed to ask clotting profile. not directly clotting profile. But might be it's a laboratory error because my patient is fit now. Okay, We ma'am. don't have any bleeding or any history of the bruises. So Hmm. I want to see the clamps of the platelets in the peripheral blood film. Okay? If there is clamps, जी मैम it. So if there is no clamps, mean no laboratory error. Might be gestational thrombocytopenia. Madam, I want to see when it was performed. I want to. ठीक है? सही कब मैम हुआ है? जी मैम 140 है ना, इट्स नॉट नॉर्मल। जी मैम 140 थे, उसके बाद आप लोग जाओगे क्लॉटिंग प्रोफाइल पे 140 क्यों है और उसका इफेक्ट क्या हुआ है। ठीक है, ओके। इन द रेड सेल इंडक्शन व्हेन आई टोल्ड यू द ऑल आर डिक्रीज, सो यू हैव टू गो फॉर सीरम फेरेटिन, ओके इट्स अ 15, and peripheral blood film, okay fine. In the peripheral blood film, once you see the platelets are 140, so immediately ask the peripheral blood film regarding the clamp. ओके, जब मैंने आपको बोला जी मैम ओके ओके फेयर इनफ क्या था, कल्चरल सेंसिटिविटी अवेटिंग फाइन आरटीएस, व्हेन आई टोल्ड यू इसको 7.9 इसकी रेंडम थी, टुवर्ड्स ग्लूकोज था और फास्टिंग उसका 6 था, और आदमी 150 ग्लूकोज यूरिन में 1+ है। अपने हीमोग्लोबिन A1C को इमीडिएटली मांगना चाहिए था और ब्लड शुगर प्रोफाइल मांगना चाहिए था। तो ये अभी नया है जी मैम या प्रीवियस है, तो इसका प्रीवियस 3 मंथ कंट्रोल क्या है। ठीक है, और जो वार्ड में एडमिट हुई है, मुझे इसका ब्लड शुगर प्रोफाइल चाहिए और इसकी ड्रग शीट लाइक चाहिए, इसने क्या लिया है पेशेंट ने। ठीक है, तो यू हैव टू आस्क जी मैम गुड कैंडिडेट। डायबिटीज को भूलना नहीं है क्योंकि योर पेशेंट इज अ पॉलीहाइड्रेमियाज, योर पेशेंट इज अ हाइड्रोकेफ, तो डायबिटीज को आपने भूलना नहीं है। आपको ब्लड शुगर प्रोफाइल भी जी मैम चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट वो क्या कर रही थी और उसका हीमोग्लोबिन A1C क्या था। ठीक है, ओके। एंड जी मैम tell me that you told me that the viral cause, that viral markers, hepatitis B हुई, C हुई and HIV ना, when I told you that hepatitis B certification is positive, it means if you are negative, LFTs you have to ask about LFTs LFTs and you have to forget to ask about LFTs. The good जी मैम candidates will think about all the problems your patient have, all the problems and their effects. Okay, जी मैम so to rule out the cause, जी when जी I told you what are the cause in your patient, so you must ask, ma'am, I want to see her viral screening by maternal blood or by amniocentesis. I want to see the CMV, parvovirus, Toxoplasmosis, rubella. ठीक है, ये आपने कुछ नहीं पूछा था, जी मैम मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया है इन द डिस्कशन, उसके बाद आपने ये चीजें पूछी हैं और इंस्पाइट आपने पूछी भी नहीं है। वो जब मैं आपको बोलती जा रही हूँ, क्विकली आपको उसके सारे कॉज रूल आउट करने थे। इवन अगर हिस्ट्री में नहीं मिले, एग्जामिनेशन में नहीं मिले, इन्वेस्टिगेशन में रूल आउट कर लो। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था, जी आपने मैम डेटिंग स्कैन पूछी, ओके फाइन, CRL पूछी, नुकल ट्रांसल्यूसेंसी पूछी। कभी कभी डेटिंग स्कैन में भी तो हाइड्रोक्लिफ आ जाता है मैडम, अच्छा बड़ा सर आ जाता है, वो 12-13 वीक्स पे आ जाता है एनएन के फेल्यूर हाइड्रोकेप। ओके, मैंने आपको बोला था इट्स नॉर्मल, जी मैम फेयर इनफ, बट यू हैव टू आस्क। ओके, देन anomaly scan, you ask anomalies, other anomalies, and I told you the anomalies, the atrium is dilated, atrium of the left ventricles are dilated, na? In the anomaly scan. जी मैम So you have to ask, madam, it's a isolated or it's a associated with other abnormalities.
and what's the size of the atrium. जब मैंने आपको उसी वक्त बोला कि इसका एनॉमली स्कैन में डायलेटेड आया है, तो आप उसी वक्त मुझसे पूछ लेते, मैडम इट्स आइसोलेटेड और इट्स एसोसिएटेड विद एनी अदर एब्नॉर्मलिटीज ऑफ ब्रेन. वो आपने एनॉमली स्कैन पे पूछा था, मगर आइसोलेटेड जहाँ इसके डायलेटेशन की डिग्री क्या है, व्हाट्स द साइज ऑफ द एट्रियम. ठीक है. और एनॉमली जी स्कैन मैम। लाइकर क्या था, लाइकर उस वक्त सही था. और बेबी का वेट कितना है, ठीक है, क्योंकि बेबी का वेट, जी मैम। ये डायबिटीज, वो सारे आपको इंडिकेट करेंगे कि इसको शुगर थी या नहीं थी. अभी तो नहीं हुई है. ओके फाइन. सो जब मैंने आपको अभी आपने पूछा तो मुझे इसकी स्कैन चाहिए, और व्हेन आई टोल्ड यू दैट स्कैन द अदर एनोमलीज आर नॉट रिटन हियर, इट्स नॉट रिटन इन द स्कैन, यू मस्ट सी. आई वांट टू सी. मैम फीटल एमआरआई कराएंगे वहाँ पर? हॉस्पिटल है हमारा. जब मैंने आपको बोला कि स्कैन में नहीं लिखा हुआ अदर एबनॉर्मलिटीज का, तो इमीडिएटली से मैं आई अच्छा। वांट हॉस्पिटल है हमारा. Ma'am, I want the amniocentesis of the patient for karyotyping. And if her previous karyotyping of previous baby is available, please give me the result of it. ठीक है. और फीटल एमआरआई मुझे चाहिए इसका. ठीक है. और आपने क्या मिस किया था, आपने जब अल्ट्रासाउंड में क्या क्या पूछना है, अल्ट्रासाउंड में क्या क्या पूछना है आपने, अल्ट्रासाउंड में एक तो साइज उसकी पूछनी है, एट्रियम की कितनी साइज है, उसे आपको सीवीआरटी का पता चलेगा. दूसरा ये पता चलेगा यूनिलेटरल है बायलेटरल है, दोनों तरफ तो नहीं है. बोथ लेटरल वेंट्रिकल्स आर नॉट इन्वॉल्व, इट्स यूनिलेटरल और बायलेटरल, इट्स आइसोलेटेड और इट्स एसोसिएटेड विद अदर फीटल एब्नॉर्मलिटीज. ठीक है. ये तीनों चीजें आपने अल्ट्रासाउंड में जरूर पूछनी थी. और सेरिब्रल कॉर्टिकल थिकनेस वो आपने पूछ ली थी, और A5 वो आपने पूछ लिया था. इवन द सेक्स ऑफ द बेबी, अगर जेनेटिक आपके माइंड में जा रहा है तो सेक्स ऑफ बेबी, ठीक है, वो नहीं ना भी पूछा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. और अपने प्लेसेंटल लोकलाइजेशन क्यों नहीं पूछती, सपोज शी इज इन प्लेसेंटा लो लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट डियर इन द scan, it's very important, जी मैम। the placental localization and the estimated weight of the fetus, because she is in a polyhydramnios, might the baby is macrosomia, माइक्रोसोमिया। might be she is in a shoulder dystocia. अभी मैंने तो इसकी आपको सीवियर की ना, सपोज करें इसका हाइड्रोकेफ मैंने आपको सीवियर दे दिया था, जैसे 15 मोर देन 15, सपोज कर मॉडरेट दे देती, तो आपने तो डिलीवर नॉर्मली करवाना है ना, तो देयर इज नो रिस्क ऑफ द शोल्डर. जी मैम। ओके. तो ये आपने सारी इन्वेस्टिगेशन जी मैम। जरूर रखनी थी आपने. ठीक है. और क्या आपने मिस किया इन्वेस्टिगेशन में. अच्छा, अल्ट्रासाउंड में आपने ये भी पूछना था, इंट्राक्रेनल हेमरेज तो नहीं था. सही। ठीक है. इंट्राक्रेनल हेमरेज, जी जी मैम। और अगर इंट्राक्रेनल हेमरेज पॉजिटिव आता है, फिर आपको एंटी प्लेटिलेट एंटीजन जरूर पूछनी है, बिकॉज दिस इज द एलोम्यून न्यूनेटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थ्रोम्बोसाइटम। ठीक है. ये आपने माइंड में जरूर रखना है. जो आपने पहले बच्चे की भी हिस्ट्री ली है, कोई ब्लड खून जमने की बीमारी तो नहीं थी, खून ना जमने की बीमारी तो नहीं थी बच्चे में, बच्चे के खलियों का कोई टेस्ट हुआ था, सिर्फ पानी ज्यादा था, या उसमें और कोई भी पैदाइशी नुक्स थे बच्चे में ना, और बच्चे का सेक्स क्या था. जी मैम। ये आपने जरूर पूछनी है. तो ये आपने इसमें अल्ट्रासाउंड में जरूर पूछनी है. इंट्राक्रेनल हेमरेज तो नहीं है. आपने तो अल्ट्रासाउंड के फीचर्स ही नहीं पूछे मुझसे, सिर्फ यही पूछा कि इसकी सेरिब्रल कॉर्टिकल थिकनेस चाहिए, एटम की साइज चाहिए मुझे. No, it's a unilateral or it's a bilateral, it's a isolated, it's associated with other abnormalities, it's the cerebral cortical thickness मुझे बताएं इसकी, और मुझे इंट्राक्रेनल हेमरेज बताएं, इंट्राक्रेनल हेमरेज कितनी है. तो ये सारा आपके उसके कॉजेज पे आ जाएंगे आपके. ठीक है. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, जी coming मैम। to the management, when I told you the differential diagnosis, okay, my patient is the hydrocephalus and she is in a polyhydramnios, so might be this hydrocephalus is because of the congenital abnormalities, genetic problems, or due to the diabetes, or due to the viral infections. So this is your differentials, na? Or due to the
polyhydramnios, it's a good size baby, or the polyhydramnios, और प्रेगनेंसी अगर आपने बोला है ओवरियन सिस्ट और फाइब्रॉइड जिसमें फिट नहीं होते क्योंकि पेशेंट को सच कोई हिस्ट्री नहीं है, बट इफ यू आर कीपिंग इन योर माइंड, सो आस्क इन द अल्ट्रासाउंड व्हाट अबाउट हर any other pathology, does she is fibroid on ultrasound, does she is ovarian cyst on ultrasound, ये आपने जरूर पूछना है डियर। अगर आप इसको डीडी में रखते हो, यहाँ पे ये मैम नहीं करती है, यहाँ पे इसकी डीडी है हाइड्रोकेफ ड्यू टू वायरल, हाइड्रोकेफ ड्यू टू डायबिटीज because she is in a polyhydramnias too, hydrocave due to the genetic problems because she is in a family history of this hydrocaves running in the family, right? ये तीनों इसकी आती है। जी मैम हाइड्रोप्स, मैम हाइड्रोप्स ये आपने मुझसे अल्ट्रासाउंड में पूछना था कि इसकी सिर्फ इसके ब्रेन में, इसके वेंट्रिकल्स में वो है वाटर है या ऑल अराउंड द बॉडी कैविटी, पानी must ask in the ultrasound. You have to ask from the patient, but in the ultrasound you have to ask about, right? So ये आपने जरूर पूछने थे। जी मैम The ultrasound is very important here in this case, ठीक है। अच्छा, आपको जब मैंने मैम बताया अरूबा लिसन, अब अभी आप अपने क्वेश्चंस लिखते जाओ, पहले इसको पूरा करो। So when I ask you about the जी मैम when I ask you about the management, you are focusing on the management of this baby, not forgetting the mother. तो जस्ट फोकस ऑन द बेबी, मुझे उसको डिलीवरी करवानी है, उसको टर्मिनेट करवाना है, ओके यू हैव टू टर्मिनेट इट, बट व्हाई यू फॉरगेटिंग द मदर? माँ को कुछ और जी भी मैम प्रॉब्लम थे ना, और भी प्रॉब्लम थे ना माँ। हेलो जी जी मैम उसकी आपको एनीमिया की करेक्शन करनी चाहिए, की 8 की 8 थी, ठीक है। जी मैम एनीमिया की करेक्शन चाहिए थी। शी इज एन हिस्ट्री ऑफ द पीपीएच, उसको पहले भी पीपीएच की हिस्ट्री है। शी इज वेरी हाई रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशंस, not only you are terminating the baby. As this patient is admitted, I will tell her the diagnosis and the prognosis regarding the baby, regarding the mother, as she is in a polyhydramnias. So all complications related to the polyhydramnias, I will tell the patient. बीच में जा सकती है ना, मेम्ब्रेन सडन जी जी मैम बीच में जा सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी एब्रप्शन हो सकती है, हार्ट प्रोलैप्स हो जाएगा उसका। अगर ठीक है सीवियर है, अगर मॉडरेट है तो हार्ट प्रोलैप्स हो जाएगा, बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा फिर भी, ठीक है। अगर आइसोलेटेड हाइड्रोकेफ है, आई टोल्ड यू दैट शी अल्ट्रासाउंड में इसकी कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं आपको आइसोलेटेड ही बताती ना। अगर आइसोलेटेड हाइड्रोकेफ है तो इट्स अ गुड प्रोग्नोसिस, इट्स अ गुड प्रोग्नोसिस। मैम पर है ना जी वेंट्रिकल्स की साइज त वधीक हुई न कॉर्टिकल थिकनेस भी घट हुई। 30% of the cases and the 70% of the cases there is a bad prognosis, but less than 30% of the cases may have जी जी मैम normal baby ना। I agree that जी मैम it is a poor prognosis, but less than 30% might be this baby is coming in the less than 30%, जी मैम ठीक है। Okay, so the management depend जी upon इसकी management, आपको ये सारी चीजें पता चल गई ना। I want to involve the multidisciplinary team, which include the hematologist, which include the consultant obstetrician, anesthetist, pediatrician. Pediatrician को तो आपने बिल्कुल निगलेक्ट ही कर लिया, कहीं पे इन्वॉल्व नहीं किया है आपने पीडियाट्रिशियन को। पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करना है, हेमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थी, मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और बिलियरी हेपेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है, डायबिटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है, डायटिशियन को इन्वॉल्व करना है, इन सबको आपने इन्वॉल्व करना है। बिकॉज टू कंट्रोल हर डायबिटीज मुझे इसकी 6 शुगर प्रोफाइल चाहिए, इसकी प्रीवियस हीमोग्लोबिन A1C चाहिए, और इसकी अगर हीमोग्लोबिन फास्टिंग 7 नहीं है या ये जीडीएम डायग्नोस हुआ है तो इसकी डाइट को चार्ट बना के दे देना है आपने। और फर्दर इसकी ट्रीटमेंट इज डिपेंड अपॉन दी शुगर प्रोफाइल, ठीक है। ओके, इसकी मुझे एनीमिया मैम करेक्शन करनी है। एनीमिया करेक्शन मैम सॉरी मैम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में संजीन एक्सपर्ट के इन्वॉल्व कंदा से। not now, you have to do the genetic counseling after the treatment, after the delivery, but you have to discuss with patient genetic counseling, you may need the genetic counseling, उसे डिस्कस करना है। जेनेटिक काउंसलर को ठीक है आप इन्वॉल्व कर लें, नो प्रॉब्लम, पोस्टनेटल भी तो इन्वॉल्व करना है ना।
ठीक है. So जी मैम. counseling, you must tell the couple, you must counsel the couple, not only the mother but the couple, because this is running in their family, so they need the genetic जी counseling. मैम. They need the genetic counseling. They need the correction of the anemia by blood transfusion. फिर अभी आप इसकी इंजेक्शन करोगे ना, और इसको पहले भी पीपीएच का जी मैम. हीमोग्लोबिन भी 8 है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डायबिटीज को कंट्रोल करना है, डायबिटोलॉजिस्ट के साथ, डाइटिशियन के साथ इसका डाइट चार्ट बनेगा, 5 स्नैक 3 मील, 4 3 स्नैक और शुगर प्रोफाइल, फर्दर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डेट, और उसको ट्रीटमेंट एक्सरसाइज एवरी 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक, 5 टाइम्स. ठीक है. उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट जब तक आए एम्पेरिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपने स्टार्ट कर देनी है. ठीक है. और क्या था इस जी मैम. मरीज को, और उसको हेपेटोबिलियरी सर्जन को इन्वॉल्व करना था, बिकॉज ही हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, एंड यू हैव टू इन्फॉर्म ऑल द हेल्थ केयर पर्सनल टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. इसकी पूरी फैमिली को भी स्क्रीन करना था, और इसकी फैमिली अगर नेगेटिव आती है इसकी फैमिली को भी वैक्सीन करना था. ठीक है. और फिर आएंगे इसकी थेरेपी. मैम. जी जी जी. अपने माँ मैम. मैम, एज दिस पेशेंट हैज ऑल्सो. बेटा क्वेश्चंस हेलो. लास्ट में पूछे, पहले मैं फिनिश कर लूं, उसके बाद भी आपके क्वेश्चन से जी जी मैम. जाए, मैं पढ़ पढ़ के आंसर दूंगी. ठीक है. डोंट वरी, ठीक है मैम. डोंट वरी, पहले इस मैनेजमेंट को पूरा करें. ठीक है. जी जी मैम. ओके. सो उसकी आपने अभी क्या करवाया था, अभी आपने, अब इसकी मैनेजमेंट थी, अब इसका डायग्नोसिस आफ्टर वायबिलिटी हुआ है ना, इसका डायग्नोसिस हुआ है आफ्टर जी. वायबिलिटी नहीं, इसका डायग्नोसिस हुआ था एनोमली स्कैन पे, मगर इसको कुछ, सॉरी, इसका आफ्टर वायबिलिटी इसको पता चला है कि मुझे डॉक्टर ने आइडोक्टिव बताया, जी. उसमें 8 महीने पूरे हो गए. यही है ना. जी अभी मैम. 8 महीने पूरे हो गए. सो the further treatment is depend upon the patient wish, result of the viral screening, result of the karyotyping, and presence of the other associated abnormalities. अगर इसमें अदर एबनॉर्मलिटीज नहीं है, इट्स आइसोलेटेड. कैरोटाइपिंग रिजल्ट क्या है, वायरल स्क्रीनिंग की रिजल्ट क्या है, और पेशेंट की विशेस क्या है, whether you have to terminate or whether you have to continue the pregnancy. If the patient want to continue, then you have to do the serial scan to follow the progression or regression. प्रोग्रेस हो रहा है या वहीं पे स्टक हो गया है या नहीं हो रहा है. ठीक है. और अगर हम प्री मैम. उसकी डिलीवरी करवा भी रहे हैं तो हमने क्या करना है, उसको डिवाइड. ठीक है. देयर इज intrauterine, uh, no, there is no value of intrauterine peritoneoventricular shunt, but post-operatively, you will tell the patients regarding the hydrocephalus that this is the isolated hydrocephalus having no associated chromosomal abnormalities. इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें हमने क्या बताना है मरीज को. मैम, अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज. यस, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज, कि बच्चे को पोस्ट ऑपरेटिवली शंट की नीड पड़ सकती है, और आइसोलेटेड जी हाइड्रोकेफेलस मैम. माइल्ड टू मॉडरेट प्रोग्नोसिस है. ठीक है. अगर रिग्रेस हो रहा है या स्टेटिक है उसका भी गुड प्रोग्नोसिस. अगर ये प्रोग्रेस कर, जी मैम. या इसकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ गई हैं कैरोटाइपिंग में, या इसकी वायरल पार्वो आ गया है, सीएमई आ गया है, फिर तो उसका बेड ही प्रोग्नोसिस होगा ना. रूबेला के आ गए, उसका बेड प्रोग्नोसिस होगा ना. तो ऐसे केसेस को हम लोग टर्मिनेशन का ही ऑप्शन देते हैं. ठीक है. तो अगर ये जी मैम. जी टर्मिनेशन मैम. के लिए है, सपोज करें ये पेशेंट टर्मिनेशन के लिए, ओके, इट्स अ गुड मैकेनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल इंडक्शन. सो मैकेनिकल विथ पोलिस कैथेटर एंड प्रोस्टिन E2, इट्स वेरी गुड बिकॉज बेबी इज लाइव. हम लोग उसको एस्टीमॉम, और इस एज पे एस्टीमॉम नहीं देंगे 32 वीक्स 33 वीक्स पे, और she is at risk of all complications of polyhydramnios. Amniotic fluid embolism भी हो सकता है in the induction. So you should keep in your mind थैंक. induction there is risk of the sudden rupture of the membrane, abruptio, cord prolapse, amniotic fluid embolism, ये सारी चीजें हो सकती है. तो and PPH, sorry APH, abruptio, PPH तो after delivery होगा ना. So post operatively she might be at जी मैम. risk of the PPH, she might be at risk of the
rupture of the uterus. She might be at risk of tearing of the cervical tears and vaginal tears and damage to the bladder. That's why I'm asking repeatedly from you, would you like to do some precautions before the Kepler synthesis? So before the Kepler synthesis, you would empty her bladder, must empty her bladder. अच्छा सही तो उसका ब्लेडर भी एम्प्टी करना है और उसकी केफल सिंथेसिस कैसे करनी है, इसकी दो प्रोसीजर, या केफेलिक प्रेजेंटेशन में आएगा या ब्रीच प्रेजेंटेशन में आएगा ना। बेबी कैसे होता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेबी आते हैं जो आफ्टर कमिंग एज ऑफ बेबी स्टक हो गया है और वो बॉडी लटकती हुई आती है, फिर बाद में पता चलता है कि ये हाइड्रोकेफ है। ऐसे होते हैं ना, हमने देखा है ना ऐसे बहुत सारे जी केसेस। मैम तो उनकी फिर केफल सिंथेसिस हम लोग करते हैं। और these may be presented, this woman may have a prolonged labor. So prolonged labor or prolonged second stage of the labor, even the obstructed labor के साथ present होंगी, ये maternal prognosis में आएगा। obstructed labor के साथ present होंगी, ruptured uterus के साथ present होंगी। So this is the maternal complications and all complications of the polyhydramnias and diabetes. So this cephalic, अगर ये केफल सिंथेसिस आप लोग कर रहे हो, so it could be done per abdominally or per vaginally. अगर abdominally कर रहे हो तो under ultrasound गाइड करना है by experienced persons, and अगर vaginally कर रहे हो तो 3 to 4 centimeter at least dilated होना चाहिए। never establish हो उसके बाद ही करोगे decompression. The main aim is the decompression of the head. So it's by a sharp pointed seizure or by wide bore large needle. So this is also called a destructive procedure. So some baby may die during the labor. ठीक है, yes, या ड्यूरिंग सर्जरी, आप लोग ड्यूरिंग सर्जरी भी कर सकते हो इसका डिकम्प्रेशन। ठीक है, और उसमें अच्छा, जी मैम आफ्टर द केफल सिंथेसिस वंस द बेबी इज बॉर्न, एक्सप्लोर जरूर करना है यूट्रस को आफ्टर द डिलीवरी फॉर एनी रप्चर। ठीक है, और बिफोर एनी प्रोसीजर जी एम्प्टी मैम ब्लैडर एंड इन्फॉर्म द मदर बिकॉज दिस इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। ठीक, अच्छा, वेंट्रिकुलर एमनियोटिक शंट का क्या है, ये द ट्यूब इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फीटल वेंट्रिकल सिस्टम एंड एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, और स्टिल जी मैम एक्सपेरिमेंट से ये अभी इतना वो नहीं हुए, मगर पोस्ट ऑपरेटिव मीन पोस्ट डिलीवरी इन द न्यूनेटल पीरियड बेबी हैंड, बच्चा डिलीवर्ड हो गया, मैंने आपको बोला बच्चा डिलीवर्ड हो गया है, बच्चा डिलीवर्ड हो गया, आपने पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर किया, पीडियाट्रिशियन ने उसका सारा एग्जामिनेशन किया, पोस्टनेटल डिटेल्ड स्कैन भी करवाई उसकी ब्रेन की, फीटल एमआरआई भी करवा लिया उसका। ठीक है, और माँ को क्या करना है, or baby may need, if baby is a moderate hydrocave, if baby may need ventricular amniotic shunt post operatively. ठीक है, because most after this जी मैम many babies have a normal physical development in the normal head size, but there are some complications of the shunt. आप shunt तक गए नहीं ना, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं। There are some complications of the shunt like infection, hematomalformation, or blockage of the shunt and the development of the scissors, जिसको हम लोग epilepsy बोलते हैं। ठीक है? तो ये इसके complications हो सकते हैं shunt के। अभी माँ को आपने बुलाना नहीं है post op encourage to breastfeed if baby is okay। ठीक है, अगर वो ब्रेस्टफीड नहीं करवा रही है या बेबी को कोई प्रॉब्लम है, उसको वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट ही डाल रहे हैं व्हाटएवर, तो फिर उसको क्या करेंगे, उसकी ब्रेस्ट में कंप्रेस करके बेबी को ट्यूब के थ्रू देंगे। ठीक, यू हैव टू एस्टेब्लिश द ब्रेस्ट फीडिंग, एडिक्वेट कंट्रासेप्शन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन। एंड और क्या करना है, रिस्क असेसमेंट फॉर द वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पीपीएच के लिए विजिलेंट होना है, और जेनेटिक काउंसलिंग के लिए उसको काउंसिल करना है। शी मे नीड द जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, अगर यही जी मैम सपोज अगर यही केस आ जाता आपका एंटीनेटल पीरियड पे और माइल्ड आ जाता या मॉडरेट आ जाता, ठीक है, अगर सीवियर आएगा एंटीनेटली, जैसे ये आया था, अगर सीवियर आएगा तो हम लोग उसको ऑप्शन फॉर द टर्मिनेशन, और
उसका मोड ऑफ डिलीवरी जो हम डिसाइड करते हैं दैट इज बिटवीन द कॉन्टेक्ट और cellular cortical thickness less than 1 10 mm, so it means it's a severe variety and has a poor prognosis. अगर तो फिर हम लोग वजाइनल जाएंगे, जब एस्टेब्लिश होगी लेबर में तो हम करेंगे, ठीक है। अगर इसकी माइक्रो मॉडरेट है और उसकी सेल्युलर कॉर्टिकल थिकनेस मोर देन 10 mm। मैम आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही है या सिर्फ आपको नहीं आ रही? जी मैम, कट थी थे बीच में। हाँ। सो उसको अगर माइल्ड टू मॉडरेट था ये हाइड्रोकेव, तो आप और आइसोलेटेड है, उसमें कोई केरोटोपिन नहीं है, कोई नॉर्मलिटी नहीं है, आइसोलेटेड है, तो हम लोग उसको सीरियल स्कैन करवाएंगे। सीरियल स्कैन करवा के देखेंगे वेदर दिस हाइड्रोकेव इज प्रोग्रेसिंग और रिग्रेसिंग। समटाइम इट्स रिग्रेसिंग एंड स्टैटिक, sometimes it's progressing. If it's a progressing, then you have to give the option of termination, but it's not progressing, then you have to continue the pregnancy, ठीक है। और if because of any problem she went into the preterm labor, we have to give the DEXA cover is like in other, ठीक है। any question now? अभी कुछ है नहीं मैम? हाँ सबा बोलो। मैम अगर माइल्ड और मॉडरेट डिग्री हाइड्रोसिफिलिस है तो आपने कहा उसका जो है सीरियल मॉनिटरिंग करेंगे, तो फिर हम उसको प्रेग्नेंट, तो फिर उसको मैम कितनी गेस्टेशन तक हम लेकर जा सकते हैं, कितने वीक्स तक? 37 वीक्स तक आप लोग लेके जाओगे। आइसोलेटेड है और आइसोलेटेड का गुड प्रोग्नोसिस। माइल्ड टू मॉडरेट है, इट्स आइसोलेटेड नॉन प्रोग्रेसिंग, 37 तक ले जाओगे आप लोग इसको, नॉट बिफोर दैट। बट इफ शी इज एनी प्रॉब्लम, बच्चे को प्रॉब्लम है, माँ को प्रॉब्लम है, फिर कॉम्प्लिकेशंस में तो आप लोग किसी भी वक्त टर्मिनेशन करवाओगे, ठीक है। मगर इफ शी इज गोइंग वेल, मदर एंड बेबी बोथ आर गोइंग वेल, यू हैव टू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टिल द मैच्योरिटी ऑफ द फीचर्स। मैम अगर ये पेशेंट हमारी 30 वीक्स पे आ जाती तो फिर हम इसमें मीजोप्रोस्टोल देते ना एज कम्पेयर टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2। Why misoprostol? Baby is not IUD dear। क्योंकि लेस गेस्टेशन पे मैम वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। IUD नहीं है, बच्चा जिंदा है। हेलो हेलो हाँ रिजवाना। जी मैम, मुझे क्वेश्चन ये हुयो त असां जे पीरियड ऑफ गेस्टेशन पेशेंट जी जेकर अर्ली थोड़ो अचे पई त पोइ असां प्रोस्टाग्लैंडिन E2 न देऊं ना टर्मिनेशन जे लाइ, बेटा पोइ असां मीजोप्रोस्टोल। prostaglandin E2, best is the prostaglandin E2 for the induction of labor। तो मैम भली थोड़ा अर्ली अचे गेस्टेशन ते तभी असां ने इहा देऊं। less than 28 weeks, less than 28 weeks the estimum, and more than 28 weeks she is the case of the polyhydramnios, she is in a hydrocephalus, she is already at risk of the rupture and there is रप्चर, यस मैम। rupture in the estimum and misoprostol। ठीक है मैम। ऐं मैम पोइ असां जेको मैम मुंहिंजो ॿियो क्वेश्चन इहो हुयो त जेकॾहिं इनामल स्कीम ते काई बि असांखे इनामल नथी मिले त पोइ बि असां फीटल इको घुरी सघूं था मैम इन में, जीअं हाइड्रोसिफिलिस आहे या पोलिया No, पेशेंट के? if she is in a polyhydramnios, then she is the diabetic. Keep in your mind the cardiac defects are common in the diabetic। नो मैम, यस मैम, जेकॾहिं हाइड्रोसिफिलिस आहे पोलिया जे असांजे पेशेंट में क्रोमोसोमल बि लॻे थो रिकरेंट हिस्ट्री आहे सपोज, त Yes, पोइ मैम असां फीटल इको घुरी सघूं था? yes, listen, Rizwana, your patient is diabetic, यस मैम। so why you forget No that? ma'am, diabetic. Yes, ma'am, I know that my patient is diabetic. I'm asking if she was not a diabetic and only recurrent cause is most likely chromosomal. So should we go for the fetal echo? Even then on anomaly, there is no any heart anomaly. The heart anomalies, the neural tube defects, the GIT, they are usually common in the hydrocephalus if the patient who has the chromosomal abnormalities or some viral infections, ठीक है। Sometimes the idiopathic hydrocephalus is idiopathic ना, कोई cause न मिलंदो आहे, but where you जी suspect मैम। the CMV virus, where you suspect the parvovirus infection, where you suspect the chromosomal abnormalities and genetic, in these cases you have to go for fetal echo, otherwise it's not necessary।
मैम जेकॾहिं डायबिटीज़ जे करे हिनखे हाइड्रोसिफिलिस ऐं ग्रास पोलीहाइड्रोमनियाज़ आहे पेशेंट खे त असां इन्ही मरीज़ फिर तो आप सोचोगे ही नहीं, फिर तो आप न मैम मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे त जिते मॉडरेट जेकॾहिं हुजे सा त पोइ असांजी डायबिटीज़ खे कंट्रोल करण सां हिनजो हाइड्रोसिफिलिस बि कंट्रोल थी वञे मैम। डायबिटीज़ जे करे जेकॾहिं हुजे त मॉडरेट माना सपोज मैम मॉडरेट हिनजो पोली हुजे हा ऐं माइल्ड हाइड्रोसिफिलिस हुजे हा त पोइ असांजो जेका डायबिटीज़ कंट्रोल करण सां हाइड्रोसिफिलिस बि रिवर्स थींदो आहे जीअं मैम पोली कंट्रोल थी वेंदो आहे। रिवर्स न थींदो आहे, स्टेटिक हूंदो आहे या रीग्रेस थींदो आहे, घटि फॉर्म हेलो आहे न हुनजी। हेलो हेलो जी जी मैम। मैम मुझे आवाज अचे थी मैम। बेटा you have to monitor it and see whether it is regressing or static or progressing। टे हूंदा आहिनि, या वधे तो या स्टेटिक आहे या घटे तो। अगर वधे तो जी मैम प्रॉब्लमेटिक, अगर स्टेटिक और रीग्रेस आहे तो इट्स अ गुड प्रोग्नोसिस। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? मैम पर माना मैम उते भी डायबिटीज में भी सीवियर हुजे त पोइ असांखे टर्मिनेट ई करणो आहे जेकॾहिं सीवियर हाइड्रोसिफिलिस हुजे along with सीवियर पोली। Yes, severe hydrocele is indication for the termination because cerebral cortical ओके thickness is less than 1 mm, more chance of the neurodevelopmental and behavioral defects। ओके मैम। ठीक है फिनिश? मैम हेलो हाँ मैम मैम जरा बेटा। मैम अगर इंडक्शन इन पेशेंट में फेल जी मैम अगर इनमें इंडक्शन प्रोस्टेरोन E2 सां फेल वञे हा सेकंड डोज खां पोइ बि त पोइ असां इन पेशेंट खे वरी इंडक्शन ॾियूं हा Yes, आफ्टर 24 रेस्ट you have to या wait for 24 hours, control her diabetes, control her anemia, treat her UTIA, wait for 24 hours and you can repeat it। ओके मैम। ओके मैम। मैम टॉर्च इन्फेक्शंस कोई रोल तो प्ले नहीं करेंगे फर्दर मैनेजमेंट में, तो Sorry, हम वो करवाएंगे क्या? sorry मैम टॉर्च इन्फेक्शंस से तो कोई मैनेजमेंट पे असर नहीं आएगा ना, बेटा, तो हम टॉर्च मैनेजमेंट पे असर इन्फेक्शंस नहीं आएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैनेजमेंट पे असर नहीं आएगा, बट यू वांट टू रूल आउट द काज, द सीएमवी है, पार्वो है, तो आपने टर्मिनेट ही करना है ना। सीएमवी वाले बच्चे को तो अपने आके लेके नहीं आना है ना, उसके और सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पार्वो वायरस वाला बच्चा वैसे ही हाइड्रोप्स में जाएगा, तो अपने ये रूल आउट तो जरूर करवाने। रुबेला, टार, सीएमवी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये तो बच्चे वैसे ही आगे नहीं जाएंगे, तो मैनेजमेंट में क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? यू हैव टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी। हेलो 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 मैम। हाँ मैम मूंखे इहो पुछिणो हो त अगरि एग्ज़ामिनर फर्स्ट हाफ में अल्ट्रासाउंड जी रिपोर्ट मैम नथी ॿुधाए एग्ज़ामिनर ऐं पेशेंट असांखे चए थी त एनॉमलस बेबी आहे, पोइ असां डायग्नोसिस में एनॉमलस ॿुधायूं त स्पेसिफिक एनॉमली ॿुधायूं अगरि एग्ज़ामिनर असांखे तव्हां स्पेसिफिक न ॿुधाईंदव। Some anomalies, according to my patient, she said that some water in the brain, so might be she is an hydrocephalus। मैम पोइ डायग्नोसिस में ॿुधायूं असां ईअं? might be चवंदव, might be she is an hydrocephalus because my patient told me that some water in brain, so I want to rule out this bias। ठीक ठीक है, finish? जी जी Okay, thank you। जी मैम। Thank you। See you next class। थैंक यू मैम। Next class। मैम एक बात और बता दीजिए मैम, इसमें पॉलीहाइड्रोमनियाज है तो ARM हम करते हैं क्या? क्योंकि रिस्क ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, तो वो अभी नहीं करेंगे आप ARM, जब ये एस्टेब्लिश लेबर में जाएगी तब करेंगे, और कंट्रोल्ड ARM करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं अभी। ARM थोड़ी करेंगे। अगर ये ग्रासली हाइड्रोकेफ है, ये ग्रासली पॉलीहाइड्रोमनियाज है, तो उसकी पहले मैम रिडक्शन करते हैं, एमनियो रिडक्शन। बिफोर इंडक्शन यू हैव टू गिव द एमनियो रिडक्शन।